हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है इस एसएससी जीडी जीके जीएस सीरीज का। अगर वो जो बच्चा वो नहीं किया है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां से इस क्लास को करने के बाद उस क्लास को जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और सभी बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं उनसे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता होगा। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। पहले कुछ ये हमने क्वेश्चन 10 को तैयार कर लिया है, आपको पहले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमको सॉल्यूशन कराने में आसानी हो, क्योंकि मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन को इसमें लिख के लाए, जो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए हम अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो आंसर है पहला का मैरी कॉम। किसकी है? मैरी कॉम की, जो क्या है एक फाइटर है। जो क्या है? ये फाइटर है। इनकी आत्मकथा है, यानी कि इनकी जीवन से संबंधित बातें इस बुक में बताई गई है। तो इसी प्रकार कुछ और पुस्तकों के नाम हम लोग जान जाते हैं। एक अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी पुस्तक है आप लोग बताइए। सिक्स मशीन, ये किसकी पुस्तक है? अनगार्डेड, ये सब बुक का नाम है। प्लेइंग टू विन, वसीम, ये सब कुछ बुक है आपको बता रहे हैं। तो एक अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा इसमें दिया गया है। सिक्स मशीन जो है क्रिस गेल की है। क्रिस गेल की है। इसी प्रकार आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अनगार्डेड जो है मिताली राज की है। और प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की है। और वसीम जो है वसीम अकरम की है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है वसीम अकरम। तो आपको इन सारी बुकों को अपने कॉपी में इसी प्रकार नोट्स करना है, ठीक है, ताकि कोई अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सके। तो अब क्या था क्वेश्चन? अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की। एक अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की। सिक्स मशीन क्रिस गेल की। अनगार्डेड मिताली राज की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। वसीम और वसीम अकरम की है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने न्याय हैं। अब यह हम लोग आ चुके हैं पॉलिटी में। पॉलिटी की क्वेश्चन भी करना जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको मालूम है कि इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन ही करेंगे और 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन सीखेंगे। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन नए ऐड कर रहे हैं हम लोग, आपको भी मालूम है। ऐसा ही जीके जीएस पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने न्याय हैं। तो कुल प्रस्तावना में 3 न्याय हैं। कितने न्याय हैं? 3 न्याय हैं। कौन कौन भाई? पहला है सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक। और तीसरा राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय है। ये तो हो गया न्याय के बारे में बात। अब आता है कि प्रस्तावना में कुल कितने स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो वो भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहीं पे। स्वतंत्रता कितने हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। कौन कौन भाई? पहला है धर्म। दूसरा विचार। धर्म यानी कि कोई भी धर्म अपनाने की जो क्या है स्वतंत्रता है। कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदू है तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म की पूजा कीजिए, अगर मुस्लिम है तो हिंदू धर्म की नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो धर्म अपनाना है वो कर सकते हैं। विचार यानी कि आप
का जो विचार है आप वो कर सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता है। तीसरा विश्वास। चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और पांचवा जो है उपासना की स्वतंत्रता। तो इस 5 प्रकार की जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वास निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है शामिल नहीं है। 4 को इसमें से दे देगा, एक उल्टा सीधा दे देगा, तो आपको पांचों नहीं याद रहेगा तो कैसे कीजिएगा। तो इस प्रकार पांचों आपको लिख लेना है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। अब इस प्रकार आता है कि इस स्वतंत्रता हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। तो प्रस्तावना को यहीं पर लिख लीजिएगा। प्रस्तावना को ये हिल रहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र पालकी जी वाला ने कहा था। पालकी जी वाला ने कहा था परिचय पत्र। इस प्रकार देखा आपने कितना इजी, इतना हमने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ऐड किया। और आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ है। तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार ही हुआ है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है। संशोधन एक बार ही हुआ है। किस संशोधन के अनुसार? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इस संशोधन के अनुसार तीन शब्द जोड़े गए थे संविधान में। कौन कौन तीन शब्द जोड़े गए थे? पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। और तीसरा था अखंडता। इतने तीनों शब्द ये 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ कहीं से भी बन सकते हैं। तो आपको सब नोट्स बनाते चलता है प्रॉपर। इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में करना है कि जैसे मैं लिखावट नहीं समझ में आ रहा है या कुछ चमक रहा है, जो भी हो आपको कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना है, आप करना है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता होगा। तीसरा क्वेश्चन है नागरिकता का प्रारंभ किस अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन जो है पॉलिटी से ही है। तीसरा क्वेश्चन है नागरिकता का प्रारंभ किस अनुच्छेद में है। तो नागरिकता का प्रारंभ अनुच्छेद 5 में है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 3 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 4 कुछ खास नहीं है। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 का मिश्रण है। जैसे मैं अनुच्छेद 2 में क्या था, भारत के बाहर परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में था भारत के अंदर परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में है जो उसी का जो मिला जुला अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 इंपॉर्टेंट नहीं, अनुच्छेद 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है नागरिकता का प्रारंभ किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 में। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नागरिकता किस भाग में, संविधान के किस भाग में है। कुल कितने भाग है संविधान के? तो 22 भाग है। एक बार मैं संविधान पढ़ाऊंगा जिसमें आपको भाग और अनुसूचियाँ का एक वीडियो आएगी, जिसमें संविधान के जो भाग होते हैं और अनुसूचियाँ वो ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। तो नागरिकता जो है भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है। और भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कुल 7 अनुच्छेदों को पढ़ना है। तो अनुच्छेद 5 है नागरिकता का प्रारंभ। तो अनुच्छेद 6 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 6 क्या है? देखिए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत की आज़ादी के बाद, तो जो पाकिस्तान से जो कुछ लोग थे वो भारत आए थे। क्या हुए थे? पाकिस्तान से जो कुछ लोग थे वो भारत आए थे। तो इस अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को
भारत आए लोगों को क्या हुआ, सम्मान, यानी कि पूरा सर्व उसको सभी, अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में, यानी कि वो भी भारतीय कहलाएंगे जो जो उधर से पाकिस्तान, जिसे जैसे बंटवारा हुआ तो एक बार हुआ अलाउंस कि जिसको पाकिस्तान से भारत आना है वो भारत आ जाए, जिसको भारत से पाकिस्तान जाना है वो चले जाए, उसके बाद देश का बंटवारा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा आने जाने में, और उसको भारतीय जो भारत नागरिकता है नहीं मिल पाएगी, ये सब प्रकार का हुआ था। तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए तो उसको नागरिकता दिया गया अनुच्छेद 6 के अनुसार। अनुच्छेद 7 में क्या था, अनुच्छेद 7 में था भारत से पाकिस्तान गए लोगों का नागरिकता, पाकिस्तान गए लोग, यानी कि भारत से भी तो कुछ लोग गए थे पाकिस्तान, जिसको भारत पसंद था वो आए, जिसको भारत नहीं गया वो गए, तो अनुच्छेद 7 में है ये। तो अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8, इसमें 3 अनुच्छेद ही पढ़ेंगे हम लोग, हर वीडियो में 2-3 अनुच्छेद पढ़ते रहेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और याद भी हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना याद हो उतना ही। अनुच्छेद 8 में अब देखिए, जैसे भारत में कोई बच्चा हो, जैसे में हम हैं, अगर हम रह रहे हैं अमेरिका, तो वहाँ हमको भारतीय नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं भारत में हैं और भारत के नागरिक हैं, तो हम कहीं भी रहेंगे तो हमको भारत का नागरिकता भी मिलेगी। तो अनुच्छेद 8 में है भारत से बाहर बच्चा भारतीय होगा, कब होगा भाई, जब उसके माता पिता भारतीय हो, अन्यथा नहीं। भारतीय नहीं रहेंगे तो वहाँ अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका का नागरिकता मिलेगा, भारत का नहीं। तो अनुच्छेद 8 भी हो गया। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ थोड़ा सा इसमें जान जाते हैं कि जो नागरिकता है इसको किस देश से लाया गया था, संविधान में किस, संविधान जो हमारा बना है, इतना मोटा पुस्तक जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था, वो सिर्फ भारत के लोगों और भारत में ही नहीं बना, उसको कई देशों के संविधान से उसमें कुछ कुछ बातें जोड़ी गई थी। तो जो नागरिकता है ये किस देश से ली गई थी, तो नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया नागरिकता को। अब आप बताइए सबसे पहले नागरिकता को शुरू किसने किया था, नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले सबसे पहले सिकंदर के गुरु, इतिहास में आपने पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में, सिकंदर के गुरु अरस्तु ने दिया था, अरस्तु ने दिया। देखिए इस सबसे पहले कौन दिया, सिकंदर के गुरु अरस्तु दिए। और ये जो था नागरिकता, इसने ब्रिटेन वाले जो क्या किए अपने संविधान में लागू किए, और वहाँ से ब्रिटेन से हम लोगों ने अपने देश के संविधान में इसको ऐड किया। तो जो सिकंदर था, आपको मालूम होगा कि पूरा भारत जीत चुका था, इसके बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि सिकंदर पूरे भारत को जीत चुका था, सिर्फ 5% हिस्सा को छोड़कर। लेकिन क्या है असली कहानी, आप पूरा इतिहास पढ़िएगा तो मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन 3 हो चुका है, और क्वेश्चन 3 में जितना भी अलग से इन्फॉर्मेशन हमने दिया सब आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जीके ऐसे ही पढ़ते हैं, मस्त लगता है। तो 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आया होगा। तो 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी वाला क्वेश्चन, यानी कि अब हम लोग इसमें आ चुके हैं जियोग्राफी में। तो 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से उठा के ला रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ मिल सके इस सेट में। सेट का मतलब है मिक्स। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो एक दिन लेट करके ही आएगी, क्योंकि जो जितना भी अभी तो हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो आ रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, हम रिकॉर्ड करके क्लास को वीडियो को अपलोड करते हैं। और जो इसमें बाहर से जो कुछ नॉइज, जैसे में ये बोर्ड क्लीन, ये सब को काटना पड़ता है, तो इसलिए इसको एडिट करने में एक
समय लगता है, तो इसलिए वीडियो एक दिन बाद ही आती है, तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। और ये जो क्लास हो रहा है आपको तैयार कर लेना है एक दिन में। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी देखिए, मिट्टी को प्रकार को एक जो होता है ICAR, ICAR के अनुसार, अब बोलेंगे ICAR क्या है, तो ICAR इंडियन, फुल फॉर्म आपको लिख लेना है, इंडियन इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के अनुसार मिट्टी जो होती है 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। इसके अनुसार ICAR के अनुसार मिट्टी जो है 8 प्रकार की है। अब ICAR की स्थापना कब हुई थी, तो आपको यहीं पे लिख लेना है, इसकी स्थापना हुई थी, ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में। अब इस प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार के? 8 प्रकार की। अब 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? पहली है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यानी कि भारत की सबसे भूमि पर सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन आती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ लिख लीजिएगा सबसे ज़्यादा। इजी क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़। कितने प्रतिशत? तो 43% भूमि पर जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है? आप में से तो बच्चा जानता है काली मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। क्या है? रेगुर मिट्टी इसका अन्य नाम है। तो काली मिट्टी जो है इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अब ये जो है 17% हिस्से पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब आपको लेकिन नोट्स करना है। तीसरी कौन मिट्टी है? काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी। चौथी कौन मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। और पांचवी पर्वतीय मिट्टी। और छठी मरुस्थलीय और सातवीं जो है पीट या दलदली मिट्टी, जो सबसे कम होती है। इस प्रकार सॉरी एक 8 मिट्टी है ना, तो एक और 8वीं होती है पीट या दलदली के बाद 8वीं लिख लीजिए बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी या लवणीय मिट्टी इसी को कहा जाता है, या लवणीय मिट्टी। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। किसके अनुसार? ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी 8 प्रकार की है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 की हुई थी। और सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आया होगा। हाँ, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है ताप्ती या तापी नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि ताप्ती नदी या तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 5वां का मुल्ताई। देखिए पूरा लिख लीजिए, इसका कहाँ जगह है? मुल्ताई गांव है। और कहाँ मुल्ताई गांव है? ये बैतूल जिला में है। और ये बैतूल जिला किस राज्य में है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश देगा। यानी कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से
निकलती है। मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। इसी प्रकार आपको याद कर लेना है यहाँ पे जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है। ये तो हो गई ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी की बात हो गई ये। और आपको यहाँ पे याद कर लेना है महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी जो निकलती है छत्तीसगढ़ सिहावा रायपुर से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा रायपुर से महानदी निकलती है। इसी महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, गंगा कहते हैं। और इसी को ही उड़ीसा की शोक भी कहते हैं। उड़ीसा की शोक इसी नदी को कहते हैं, उड़ीसा की शोक। अब आपको बता देना है यहाँ पे जो दामोदर नदी है उसको कहाँ की शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार की शोक, ये तो इजी क्वेश्चन है, लिखूँ कोई ज़रूरी नहीं है लिखना कोसी को, लेकिन नोट्स है सब अच्छे से लिखना है। और पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ऐसे शोक वाले क्वेश्चन आते हैं। शोक यानी क्या होता है, दुख। जब भी ये नदी उफान पे आएगी 10, 20, 50 आदमी को लेकर के बहा करके जाएगी। तो अब चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन करना कोई कम बात नहीं है। 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर देखते हैं स्क्रीन पर। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई पसंद नहीं आ रहा है तो बताइए, जो करना है आपको करना है, इसी हम ही ना सुधार सकते हैं, कौन दूसरा नहीं सुधारेगा। तो आपको सिर्फ क्लास करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जो ये SSGD का बैच है GK GS का, इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। किसे राइट किस धातु का अयस्क है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। किसे राइट किस धातु का अयस्क है। अब आते हैं हम लोग किसमें, केमिस्ट्री में आ चुके हैं, अयस्क के बारे में पढ़ना है। किसे राइट किस धातु का अयस्क है। किसे राइट किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नीशियम का ये अयस्क है, मैग्नीशियम का है जो किसे राइट अयस्क है। अब मैग्नीशियम का अयस्क है। अब मैग्नीशियम के और कुछ अयस्क होते हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। एक होता है इसका एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो है इसी का अयस्क है। कार्नेलाइट, डोलोमाइट चांदी के है। चांदी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का जो अयस्क है अर्जेंटाइट होता है, आपको ध्यान में रखना है। चांदी का क्या है, अर्जेंटाइट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही है इसका। मैग्नीशियम का एप्सम साल्ट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट, और एक होता है मैग्नेसाइट। एक क्या होता है, मैग्नेसाइट। चांदी का हो गया। लोहा क्या बता दीजिए यहीं पर, लोहा का क्या होता है। लोहा को तो सभी बच्चे जानते होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट और एक होता है सीडेराइट। इतना होता है लोहा का। सभी अयस्कों को आपको अयस्क से क्वेश्चन इतने हम लोगों ने कर लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अब आ चुके हैं हम लोग लॉजी में, तो करते हैं लॉजी वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात है। जैसे में देखिए, ये हो गया रक्त के अध्ययन। अब आप बता दीजिए कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्प के अध्ययन को यानी कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब बता दीजिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। सपना के अध्ययन को बारे में हम बता दीजिए, पहले यहीं भी लिख देते, सपना के बारे में भी डिवीजन हो जाएगा। तो आप इन चारों के बारे में बताइए। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। पुष्प के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या कोई कोई एरिंथोलॉजी भी लिखते हैं, चाहे एंथ्रोलॉजी ही सही नाम है। अब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। और सपना के अध्ययन को तो जानते ही हैं, ओरिनोलॉजी। ये सारे लॉजी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो देखिए इस प्रकार 7वां क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे कवक के अध्ययन को नहीं फाइलोलॉजी कहते हैं, भाषा के अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी, भाषा के अध्ययन को कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। अब बता दीजिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में ही हुआ था, मैंने बोला था कि आपको पिछली वीडियो कंप्लीट करके ही दूसरी वीडियो में आना है। तो मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर, आपके स्क्रीन पर आया होगा। 8वां क्वेश्चन है, जादूपटिया किस राज्य की चित्रकला की एक लोकप्रिय कला है। अब आ चुके हैं हमने आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो कि हर एग्जाम में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि। तो हमको आशा है कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, हमारा लिखा हुआ बेकार नहीं जाना चाहिए, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, जादूपटिया कहाँ की चित्रकला की एक लोकप्रिय कला है। तो ये इसका आंसर होगा झारखंड का। ये कहाँ का है, झारखंड का है जादूपटिया। अब आपको कुछ और जान लेना झारखंड के बारे में। चित्रकला कौन कौन होता है, एक होता है कोहबर जो कहाँ का है, झारखंड का। सोहराय, सोहराय, ये दोनों भी चित्रकला की है, कला है जो झारखंड की है। अब संगीत का, झारखंड में संगीत कौन कौन से होते हैं, संगीत कौन कौन संगीत कला है, तो और झापी, और झापी और झीका। झीका जो है कहाँ का संगीत है, ये जो है झारखंड के सब संगीत है। जब संगीत सीख लिए तो यहाँ के जो नृत्य होते हैं वो भी जान लीजिए कि कौन कौन से नृत्य हैं। छऊ, यहाँ का नृत्य छऊ, पाइका और नटुआ, ये तीनों नृत्य जो है यहाँ पे फेमस है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं और आपको अगर एक क्वेश्चन आया तो 5 क्वेश्चन हमने सिखाया। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पर आया होगा। चोखेर वाली पुस्तक के लेखक कौन है। बुक वाला क्वेश्चन भी आते हैं तो इसलिए हम ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन है 9 नंबर, चोखेर वाली पुस्तक जो है, चोखेर वाली पुस्तक किसने लिखा है, ये क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस पुस्तक को लिखा है, टैगोर। इसी पुस्तक में उनको 1913 में इसी पुस्तक के कारण कौन सा एक अवार्ड मिलता है, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला, तो 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं आप लोग जान जाइए। द पोस्ट ऑफ फाइस, ये एक पुस्तक है, और एक पुस्तक है द स्ट्रे बर्ड, गीता बितान
गीता भी तान, इतनी सारी पुस्तकों को आपको याद रखना है। और एक होता है, एक और पुस्तक है द हाउस एंड द वर्ल्ड, और एक पुस्तक है काबुली वाला। तो रविंद्रनाथ टैगोर की इतनी सारी बुक है, अभी तो और होंगी, लेकिन आपको इतना ही याद करना है। ज़्यादा अगर अगले बार आएंगे ये तो और इनकी पुस्तकों को पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे हैं, चेतन भगत है, झुम्पा लाहिड़ी है, कितने सारे, अभी प्रेमचंद की भी बुक पढ़ने हैं आपको। तो एक एक का ही हम लोग पढ़ते पढ़ते सबका कवर कर लेंगे। अभी SSSGD के जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 84,000 पोस्ट आने वाला है। अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई होगा। अभी से आप अगर पढ़ेंगे तो अभी जो बच्चा वेट कर रहा है फॉर्म निकलेगा, अप्लाई करेंगे तो पढ़ेंगे, तो और उससे आप कितना आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए अभी से ही आपको पढ़ना है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन भी आपको याद करने होते हैं, क्योंकि इससे भी एक इसमें क्वेश्चन बनाता ही है SSSG। एकदम इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है क्या है, ये बांसुरी वादक है, ये बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक। आपको याद रखना है जो ये लतीफ़ खां है, लतीफ़ खां, अहमद खान, ये दोनों क्या बजाते हैं, ये है तबला वादक, तबला वादक, ये तबला बजाते हैं। और एक आता है नाम भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, ये है शास्त्रीय गायक। तो भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय गायक। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आपने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।